नमस्कार। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने एक अब नारा दिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एनडीए के खिलाफ बने 26 विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस अर्थात इंडिया ने गठबंधन के नामकरण के 24 घंटे के भीतर अपनी राजनीतिक टैगलाइन भी तय कर दिया है। इसे नाम दिया है, नारा दिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया और भारत के बीच दूरी को लेकर कोई प्रश्न ना खड़ा हो, इसी के मद्देनज़र उसने ये टैगलाइन तय की है। विपक्षी दलों ने इसी के साथ यह तय कर लिया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उसके गठबंधन का नारा होगा। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह नारा एक संक्षिप्त वीडियो के साथ जारी हुआ है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को की विवादास्पद टिप्पणी पर जवाब देते हुए जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का जिक्र कर इस नारे को 26 दलों की साजिश, राजनीतिक पूंजी बनाने का स्पष्ट संदेश दे दिया। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने भी विपक्षी गठबंधन की इस टैगलाइन पर सबकी सहमति देने की बात की है। बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने का ऐलान होने के बाद एनडीए ने इसके नाम को लेकर सवाल उठाया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को ही इंडिया को अंग्रेजों की गुलाम मानसिकता से जोड़ते हुए ट्विटर के अपने प्रोफाइल से इंडिया हटाकर भारत लिख दिया। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इंडिया और भारत के बीच दूरी को लेकर विपक्ष पर सवाल दागने शुरू कर दिए। विपक्ष के सूत्रों का कहना है कि बेंगलुरु बैठक के दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने भारत को गठबंधन की आत्मा से जोड़ने की जरूरत बताई थी, इसलिए जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया को टैगलाइन बनाने का निर्णय लिया गया। जो खुद को इंडिया के नागरिक के रूप में पहचानते हैं, उन सभी भारतीयों की भावनाओं को आहत किया गया है, ऐसा सत्ता पक्ष के तरफ से पार्टियों का कहना है। वेणुगोपाल ने भारत और इंडिया का विवाद उठाने वाले असम मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए ट्वीट में कहा है कि उनका बयान भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी सोच को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वह हमारे देश को कई नामों पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया भारत है और भारत इंडिया है। क्योंकि शर्मा ने कभी संविधान को देखा पढ़ा होता तो अनुच्छेद 1 बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि शर्मा रोजाना लोगों को धार्मिक, जाति, समुदाय और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित कर रहे हैं। क्या क्रिकेट के मैदान पर भारत की जय जयकार करने वाले लोग अपने को इंडियन नहीं कहते? क्या वे भारतीय जो दुनिया को गर्व से बताते हैं कि वे इंडियन हैं, कम देशभक्त है? शर्मा को नसीहत देते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि भारत को गलत नजरिए से देखना बंद करें।
उधर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया पर तीखा हमला करते हुए इंटरनेट मीडिया पर 3 छोटे वीडियो साझा किए। इसमें 26 दलों वाले गठबंधन को 10 सिर वाला राक्षस राज रावण के रूप में वर्णन किया गया है। वीडियो का अंत इस सुझाव के साथ होता है कि रावण का दहन किया जाता है, चयन नहीं। पार्टी ने ट्वीट किया, नाम बदलने से मंशा नहीं बदलती। ट्विटर पर साझा किए गए इन वीडियो में भारतीय जनता पार्टी ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि घटक दलों के बीच मतभेदों के कारण ऐसी गठबंधन सरकार में दूरदर्शिता और निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता नहीं है। इसमें कहा गया है कि जहां तक दूरदर्शिता का संबंध है, किसी व्यक्ति को बाज की तरह केवल 2 आंखों की जरूरत होती है, 20 की नहीं। यदि आपके साथ 5 सालों तक ऐसा होता है तो देश की दृष्टि धूमिल हो जाएगी। एक वीडियो में दर्शाया गया है कि 10 सिर वाला एक व्यक्ति दृश्य को देखने के लिए अपनी दूरबीन का इस्तेमाल करना चाहता है। एक शख्स 10 सिर वाले व्यक्ति से कहता है कि देश को 130 करोड़ लोग आपका महागठबंधन देखकर भ्रमित है। नीति क्या है, मंशा क्या है, नेता कौन है? इसके जवाब में हर सिर खुद के नेता होने का दावा करने लगता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोई नाम बदलने से नहीं बदलता है, ये वही लोग हैं। यह नई बोतल में पुरानी शराब है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा विधायक अबू आजमी की वंदे मातरम वाली टिप्पणी को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रगीत के बारे में ऐसी भावना रखने वाले लोग देश का क्या सम्मान करेंगे। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि क्या यही इंडिया को लेकर उनकी अवधारणा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों को रिहा किया, 26/11 के लिए भारत को दोषी ठहराया, पाकिस्तान को नहीं। यही इनका असली चेहरा है। पूनावाला ने सवाल किया कि क्या ममता खरगे राहुल अपना रुख इस विषय में बताएंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 से पहले विपक्ष का गठबंधन यानी कि इंडिया अभी ठीक तरह से बना नहीं है, लेकिन विपक्ष के चेहरे को लेकर अंदर ही अंदर दावे शुरू हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बेंगलुरु की बैठक के एक दिन बाद ही बंगाल की मुख्यमंत्री व पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाने की मांग कर दी है। तृणमूल सांसद व अभिनेत्री शताब्दी राय ने कहा है कि INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन का चेहरा ममता बनर्जी को बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि चेहरा ममता बनर्जी हो। पिछले वर्ष राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तृणमूल सुप्रीमो ने विपक्षी दलों को एकजुट कर विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 26 विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हुई बैठक और नए गठबंधन इंडिया की घोषणा के अगले दिन ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन के नए नाम से कल से ही भारतीय जनता पार्टी डर से कांप रही है। 2024 में इंडिया चुनाव का सामना करेगा और देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा।
उधर बसपा की बहन जी मायावती 19% वोटों की साझेदार बसपा की ओर ना तो कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया है, ना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने। अब तक तो कांग्रेस से बसपा की बातचीतों को लेकर अटकलें चल रही थी, लेकिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के आकार लेते ही रही सही संभावनाएं भी सिमट गई। शायद यही वजह है कि कुछ समय कांग्रेस के प्रति नरम दिख रही बसपा प्रमुख मायावती का रुख अचानक तीखा हो गया है। कांग्रेस को उसके साथ गठबंधन करने वाले दलों को जातिवादी पूंजीवादी सोच वाला बताते हुए उन्होंने ऐलान किया कि ना तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और ना ही इंडिया बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने बुधवार को दावा किया कि तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने जैसी जातिवादी पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी अपने गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में जुटा है। यह 300 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, जबकि इनकी कथनियों करनी में कांग्रेस की तरह कोई खास अंतर नजर नहीं आता। इस गठबंधन की जो सबसे ज़्यादा कोशिशें नीतीश कुमार जी ने की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि एकजुट विपक्ष अगले लोकसभा में परिवर्तन का वाहक बनेगा, केंद्र में सत्ता बदलेगी। उन्होंने साफ साफ कहा संयोजक या कोई और पद पाने की इच्छा नहीं है, वह केंद्र की सत्ता में बदलाव चाहते हैं। उन्होंने इन चर्चाओं को पूरी तरह फालतू कहा कि बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखने से वह नाराज है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा रहना जरूरी नहीं था, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। नीतीश ने कहा कि पटना की बैठक में 15 पार्टियां जुटी थी। हमने भी सलाह दी थी कि और दलों को जोड़ा जाए। बेंगलुरु की बैठक में 26 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने एनडीए की बैठक में शामिल हुए दलों का मजाक उड़ाया। संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि उनका दलों का नाम तो देख लीजिए, कई अज्ञात दल एनडीए की बैठक में शामिल हुए हैं। ये तो इनके गठबंधन की न्यूज़, तो जो असलियत जो ज़मीनी स्तर पर है, इसमें 380 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधा मुकाबला होगा। एनडीए के 39 और विपक्ष के 26 दलों की एकजुट बैठक के बाद 2024 के महासमर का मंच तैयार हो गया है। 543 सदस्यीय लोकसभा के लिए 380 सीटों पर एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच सीधा मुकाबला होगा। 118 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। वैसे सीधे मुकाबले के लिए तैयार होने से पहले इंडिया में 100 से अधिक सीटों पर बंटवारे के लिए घमासान होगा। बसपा प्रमुख मायावती के अगले लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने के ऐलान के बाद 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। 2019 में बसपा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती पेश की थी।
इस बार कांग्रेस, सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन वाले इंडिया और एनडीए के साथ ही बसपा मैदान में होगी। किसी तरह से 21 सीटों वाले उड़ीसा में बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजू जनता दल ने किसी भी गठबंधन में जाने से मना कर दिया है। 2019 में यहाँ बीजू जनता दल 12 और भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 मिली थी। 17 सीटों वाले तेलंगाना में भी बीआरएस दोनों गठबंधनों से बाहर है। यहाँ बीआरएस, भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला तय है। 2019 में यहाँ बीआरएस 9, भारतीय जनता पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर जीती थी। 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिली थी, जो किसी गठबंधन में नहीं है। आंध्र प्रदेश और केरल 2 राज्य ऐसे होंगे जहां दोनों गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों क्षेत्रीय दलों का दबदबा है और ये किसी गठबंधन में नहीं है। यहाँ कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति नगण्य है। 2019 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को करीब 6% और कांग्रेस को 1.3% वोट मिले थे। सबसे रोचक मुकाबला केरल में इंडिया के 2 साझेदारों सीपीएम व कांग्रेस के राज्य स्तरीय गठबंधनों के बीच होगा। 2019 में यहाँ 13% वोट के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। जिन 380 सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच सीधा मुकाबला होना है, उनमें 100 सीटों के बंटवारे को लेकर तेज घमासान होगा। दिल्ली की 7, पंजाब की 13, गुजरात की 25 सीटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ठनेगी। आप 4 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश, 10 सीटों वाले हरियाणा और 2 सीटों वाले गोवा में भी अपना दावा ठोकेगी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों विपक्षी गठबंधन में शामिल है। देखना होगा कि इन पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कैसे तालमेल बनेगा। 42 सीटों वाले बंगाल में तलवारें पहले से ही खिंची हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ वह कोई समझौता नहीं करेगी। वहीं तृणमूल भी पूरे बंगाल में अकेले परचम लहराना चाहती है। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा, मेघालय और असम में भी सीटों को लेकर अपना दावा ठोकेगी। यदि पिछले इलेक्शन के आधार पर देखे जाएगा तो 224 सीटों पर विपक्ष चाहे जितना एकजुट हो जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के बैनर तले एकजुट हुए विपक्ष और एनडीए के बीच 2024 के चुनावी महासमर के लिए मैदान तैयार है। 543 सदस्यीय लोकसभा में अधिकांश सीटों पर इंडिया और एनडीए के बीच आमने सामने का मुकाबला होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों को देखो तो 224 सीटों पर एकजुट विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश करना आसान नहीं होगा। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक वोटों के साथ जीती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें उसने आधी से ज़्यादा सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट पाए थे। अहम बात यह है कि 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े से महज 48 सीटें ही कम है। विपक्षी एकजुटता के फार्मूले के तहत लोकसभा की 543 सीटों में लगभग 450 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ विपक्ष एक उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहा है। यानी इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनडीए का सीधा मुकाबला होगा। समस्या लेकिन यह भी है कि सीधे मुकाबले में 2019 में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ा था। जिन 224 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक वोटों के साथ जीतने में सफल रही थी, उनमें से 120 सीटों पर उसने कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में जीत दर्ज की थी। यानी कि सिर्फ इन दो पार्टियों का ही मुकाबला हुआ था, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था। इसमें गुजरात की 26, राजस्थान की 23, मध्य प्रदेश की 25, कर्नाटक की 22, हरियाणा की 9, छत्तीसगढ़ की 6, उत्तराखंड की 5 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें शामिल हैं। 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में 50% के अधिक वोटों से जीती थी, जहां सपा बसपा गठबंधन के साथ उसका सीधा मुकाबला था। सपा बसपा गठबंधन के कारण भारतीय जनता पार्टी की सीटें 71 से घटकर 62 पर रह गई थी, लेकिन उसका कुल वोट 50% पर पहुंच गया था। वैसे विपक्ष की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि हर चुनाव अलग होता है और 2019 के आंकड़ों के आधार पर 2024 का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 5 साल के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कम होने के बजाय कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। 2014 में संप्रग सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 136 सीटें ही 50% से अधिक वोटों से जीती थी, लेकिन 2019 में यह संख्या 224 पर पहुंच गई, जहां 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 में 116 सीटें 2 लाख से अधिक वोटों से और 42 सीटें 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी, जिनकी संख्या 2019 में 164 और 105 पहुंच गई। यानी 2 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाली सीटें 164 थी और 3 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाली सीटें 105 थी। 2019 में 14 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक वोट मिले थे। इससे स्पष्ट है कि 2019 में इन सीटों पर जीत के भारी अंतर को 2024 में रोकना विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी।